वेलकम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में जो भी इसका जो कंसेप्ट हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी थ्योरम्स हैं और जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आज हम सभी को पढ़ेंगे। ये हमारे पास पाथफाइंडर बुक का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, आज हम उसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि रिलेशन एंड फंक्शन में जो पहला टॉपिक है वो है ऑर्डर्ड पेयर। तो ये ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है? ऑर्डर पेयर हमारे पास एक तरीके से आपने काफ़ी बार एक देखा होगा कि ऐसे ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, ऐसे कुछ करके लिखा होता है। तो हमारे पास बेसिकली जो 2 और 3 जो इस तरीके से लिखे जाते हैं, इस पूरे जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो इस बुक में दे रखी है। 2 एलिमेंट्स ए एंड बी लिस्टेड इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर, मतलब कि उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर लिखना ही हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। मतलब ए और बी इस तरीके से लिखना ही एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। अगर मैं इसी तरह एक एग्जांपल दूं तो 2 और 3 हो गया। ठीक है जी। उसके बाद इसने एक चीज़ आगे लिखी है, वो क्या लिखी है? वो इसने लिखा है कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 2,3 वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है किसके? 3,2 के। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू है अगर वो यहाँ पर है और यहाँ की वैल्यू यहाँ है, इसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन की जिस तरीके से इसने दे रखा है उसी तरह कंपेयर करूँ तो ए कोमा बी हमारे पास कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं बी कोमा ए के। ये कब इक्वल होंगे? जब हमारे पास जो पेयर है वो किस तरह हो? ए कोमा बी हो और हमारे पास इक्वल हो ए कोमा बी के। सेम, मतलब दोनों, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए होना चाहिए, यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर भी बी होना चाहिए। यही इसकी कंडीशन है कि मतलब कि हमारे पास इसको हम बोलते हैं एक्स का कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं वाई का कोऑर्डिनेट। मतलब एक्स के कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल होने चाहिए, वाई के कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं हम उनको इक्वल कह सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास जो अगला जो टॉपिक आता है वो इसके अंदर आता है कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट। कार्टीशियन प्रोडक्ट हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास मान लो कि एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट हैं और दूसरा सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट है, और मैंने एक नया सेट, इसको मैंने ए सेट मान लिया, इसको मैंने बी सेट मान लिया। अब मैंने एक सी सेट बनाया इन दोनों की मल्टीप्लाई से, मतलब ए और बी की मल्टीप्लाई से। तो हमने जहाँ पर जो ये मल्टीप्लाई की है हम इसी को हम बोलते हैं कार्टीशियन मल्टीप्लाई। कार्टीशियन मल्टीप्लाई का बेसिकली हम कार्टीशियन प्रोडक्ट का बेसिकली हमारे पास जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो जितने भी इसके एलिमेंट्स थे उनकी एक दूसरे से इसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना कार्टीशियन प्रोडक्ट कहलाता है। मतलब कि जो ग्राफिकली जो पॉइंट्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करना ही हमारे पास क्या कहलाता है? अपने पास एक तरीके से कार्टीशियन प्रोडक्ट कहलाता है। कार्टीशियन प्रोडक्ट मतलब दो सेट की मल्टीप्लाई करना ही कार्टीशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो जो सी सेट है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बी के एलिमेंट, तो हमारे पास कितने हो गए? एम एन हो गए। ठीक है, बस इतना ही आता है। मतलब ये फॉर्मूला होता है कि दो, अगर हमारे पास एक सेट देखते हैं उसके अंदर एम एलिमेंट है, दूसरे के अंदर एन है, और दोनों की मल्टीप्लाई करिए तो हमारे पास कितने एलिमेंट मिलेंगे? तो एम एन मिलेंगे। इसका मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। हमने एक सेट मान लिया ए इज इक्वल टू ए बी सी, इसको मैं चलो एक्स से मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एक्स लिख देता हूँ। ये एक्स हो गया। ठीक है, इसके अंदर ए बी सी है और हमारे पास वाई मैंने मान लिया, उसके अंदर केवल और केवल 1 और 2 है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब एक्स क्रॉस वाई करता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा कि ए क्रॉस ए कोमा बी कोमा सी मल्टीप्लाइड बाई 1 और 2, ऐसे लिखूँगा। और अगर मैं ऐसे करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा? सिंपली अपने पास अगर मैं पहले ए की मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ, फिर ए की 2 के साथ, तो मतलब A1 आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद A2 आएगा, फिर उसके बाद B1 आएगा। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास B2 आएगा, और उसके बाद हमारे पास B3 आएगा, और उसके बाद हमारे पास B3 नहीं आएगा, हमारे पास C1 आएगा।
C1 और उसके बाद हमारे पास C2। ये हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे। अगर मैं इनकी काउंटिंग करना चाहूँ तो A1 A2 A3 A1 A2 B1 B2 4 और C1 C2, ये हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बात करूँ तो इसके अंदर 3 थे, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स थे, और दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 3 × 2 = 6 आंसर आ गया है। और यही हमारे पास इसमें इस तरीके से जैसे हमने निकाला है उससे आया है। मतलब कि हमारा जो आंसर है, जो प्रॉपर्टी है m×n वाली, जो इसने अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो इसमें कहीं ना कहीं लिख रखी होगी। ये देखो, ये पॉइंट बना के जो लिख रखा है, हमने ये प्रॉपर्टी कर ली है। ठीक है, अब हमारे पास हम अगले के ऊपर चलते हैं। तो अगला इसमें पॉइंट लिखा है कि A×B, मतलब A×B है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता B×A के। वो क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं बात करूँ तो A हमारे पास अगर मैं सेट मानता हूँ 1 2 और B में मानता हूँ 3 4, तो अगर मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, मतलब कि A×B की मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो A×B हमारे पास आएगा 1 3, ठीक है, 1 4, इसी तरीके से 2 3 और 2 4, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ B×A की, तो B×A की वैल्यू अगर आएगी तो वो आएगी 3, 1, ठीक है। और हमारे पास अगला आएगा 3, 2, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा 4, 1, और लास्ट में आ जाएगा 4, 2। ये हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर तो 1 3 था और यहाँ पर 3 1 है। और हमने तो पहले बताया था कि A, B हमारे पास कभी भी इक्वल नहीं होते B, A के। ऐसे मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों तो इक्वल नहीं है। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि A×B मतलब B×A कभी भी इक्वल नहीं होता है A×B के। ये हो गया, ये आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है। ठीक है, आगे की जो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनको मैं प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा। ये कुछ एक हैं जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जिनको आपको समझना पड़ता है, वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास अगला जो आता है वो एक प्रॉपर्टी इसमें और लिख रखी है। मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ क्या है। इसमें लिख रखा है A=5, B=5, तो A×B भी 5 है। मतलब कहने का मतलब ये है कि A के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ब्लैंक है, और इसको हम 5 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से B है, B के अंदर भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो भी 5 है। और हमारे पास तीसरा एलिमेंट है, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूंगा, A×B निकालूंगा, मतलब जब मैं B×A निकालो तो A×B निकालो, तो उसके अंदर दोनों के नंबर दोनों के अंदर ही ज़ीरो आएगा। मतलब क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंदर भी ज़ीरो है, इसके अंदर भी ज़ीरो, तो मतलब 0 × 0 तो =0 एलिमेंट्स आए। 0 एलिमेंट्स आए तो मतलब 5 है, आंसर 5 होगा। यही चीज़ इसमें करके बता रखी है। मतलब एक के पहले के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, दूसरे के अंदर भी नहीं है, तो उनके मल्टीप्लाई है उसके अंदर, मतलब उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अंदर भी एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कुछ भी नहीं है। काफ़ी लोग जो बच्चे होते हैं वो देख के मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये इजी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको याद करने का मतलब कोई भी मतलब बहुत आसान है। देखो कैसे याद करना है इनको। देखो यहाँ पे लिख रखा है A×B, उसके बाद A× और B∪C। तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो कुछ भी नहीं कर रखा है इसने। क्या किया है, पहले A की मल्टीप्लाई की B के साथ, तो मतलब A×B। इसने इसको एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया। ठीक है, फिर इसने U था मतलब यूनियन लगा रखा था, वो हमने सेम टू सेम लिख दिया। उसके बाद A की मल्टीप्लाई कर दी C के साथ, A की मल्टीप्लाई कर दी C के साथ, बस बात ख़त्म। इतना छोटा सा टॉपिक था। सिमिलरली इसमें ये जो नीचे जो प्रॉपर्टीज़ लगा रखे हैं इसमें भी ऐसे किया है। यहाँ पे इसने साइन बदला है, और उससे अगली प्रॉपर्टी में यहाँ पर देखो हमने यहाँ पे पहले यूनियन आया, फिर इंटीग्रेशन आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गया क्या, माइनस आ गया। मतलब पहले यूनियन आया, फिर इंटरसेक्शन आया, फिर सब्ट्रैक्ट आ गया। मतलब हमें साइन से क्या मतलब है, हमारे पास तो चीज़ तो वहीं आ रही है ना। तो बस आपको समझ में है कि हो क्या रहा है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। अगला हमारे पास जो टॉपिक अगला जो पॉइंट इसने दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए और बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी। मतलब क्या कह रहा है कि हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, और उनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब ए क्रॉस बी होता है वो किसके इक्वल आता है, बी क्रॉस ए के। तो हमारे पास ये कब होगा, जब ए इक्वल होगा बी से। तो मैंने आपको पहले बताया था ये चीज़ कभी भी इक्वल नहीं होती है, ठीक है। और ये ए कब बता रहा है, ए क्रॉस जब दोनों इक्वल हो। तो मतलब ये चीज़ कैसे हम प्रूव करेंगे, तो आप एक काम करते हैं, हम ए और बी को दोनों को इक्वल लिख के चलते हैं। मतलब मैं ए और बी दोनों को ही मैं ए लिख के चल रहा हूँ, ठीक है। ए अभी हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, तो ए क्रॉस ए, तो इसके इस किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस ए इसके इक्वल है। तो हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, मतलब ये एलिमेंट इससे मैच करना चाहिए, ये इससे मैच करना चाहिए। तो हमारी ये कंडीशन तो मैच हो रही है, तो हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। मैं बट कलर ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी आती है, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है कि हमारे पास ए जो सेट है वो सबसेट है किसका, बी का। देन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। ये प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको मतलब ज़्यादा मेन नहीं है, इन प्रॉपर्टीज़ को आप ना थोड़ा सा याद कर लेना। इनको समझाना मतलब बहुत ज़्यादा टिपिकल है, तो मैं इस वीडियो के अंदर नहीं समझा पाऊँगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इस प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर दे रखा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। तो हमारे पास इसका हमें आंसर निकालना है। इसके आंसर के लिए इसने कुछ भी नहीं कर रखा, इसने बस सिर्फ एक छोटी सी चेंजमेंट की है, बी को यहाँ लेके गया है, सी को यहाँ लेके गया है। अगर आप सिमिलरली इसी चीज़ को आप समझना चाहो तो मतलब आप इसने देखो, हमने यहाँ पे क्या किया था, हम यहाँ क्या कर रहे थे, जब इंटरसेक्शन अंदर था तो हम इसको बाहर लेके आ रहे थे, बाहर लेके आ रहे थे ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। अगर आप इसको पूरा ओपन करके जब सोल्व करोगे ना तो सिमिलर केस बनेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई सेम आती है, ठीक है। मतलब अगर मैं ये चीज़ें करवाने लग गया ना तो लगभग 1-2 घंटे लग जाएंगे एक क्लास के अंदर। तो मैं इसको अगर आपको ज़रूरत होती है तो आप मेरे को बता देना, फिर मैं आपको सोल्व करवा दूँगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो अपने पास है, सिमिलरली हमारे पास इसने क्या किया है, सेम इसी तरीके से ये दोनों है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली प्रॉपर्टी आती है। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत ईजी है। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो ये है ना, आपको यहाँ पर एक डिमॉर्गन्स लॉ आपने अगर पढ़ा हो तो जो सेट के चैप्टर में था वो होता है डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास इस तरीके की फॉर्म हो, मतलब ए का वो हो, ए का कॉम्प्लीमेंट हो, फिर यूनियन हो बी का कॉम्प्लीमेंट हो, तो हम उसको क्या लिखते हैं, मतलब अगर मैं इस वाले की बात करूँ, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसको लिखते हैं बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। और इसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट तो पहले से ऊपर से था और एक इसको अंदर से हमने जब सोल्व किया तो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आज मैं बात करूँगा तो मतलब इसका मैं करूँगा तो ये क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी। और इसकी हम मल्टीप्लाई कैसे खोल सकते हैं, जो हमने यहाँ पे किया था इससे। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है। ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ एक डिमॉर्गन्स लॉ बताया है। डिमॉर्गन्स लॉ के 2 रूल थे, वो क्या क्या थे, ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। और जो अगला रूल है वो क्या कहता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। ये 2 होते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आता है कि ए एंड बी आर द 2 नॉन एम्प्टी सेट हैविंग एन एलिमेंट इन द कॉमन एंड ए क्रॉस बी हैव एन। देखो हमारे पास क्या कह रहा है कि ए मतलब ए का जो है ना उसके अंदर भी एन हमारे पास एलिमेंट है, कॉमन है ए और बी के अंदर हमारे पास। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर एक सेट है ए, उसके अंदर क्या दे रखा है, 1 से लेके n तक काउंटिंग है,
और उसके बाद इसके अंदर हमारे पास ए से जेड तक अल्फ़ाबेट्स है। और अगला जो सेट है उसके अंदर हमारे पास क्या है, अगला सेट है जिसका नाम है बी। उसके अंदर हमारे पास अगर मैं बात करूँ, उसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो हैं 1 से लेके n तक तो काउंटिंग, और फिर उसके बाद एन आर से शुरू हो गए, एन आर से लेके 11वें तक। ठीक है, ऐसा हमारे पास कोई सेट है, मतलब इसके अंदर भी 1 से लेके n तक है, मतलब इन दोनों सेट के अंदर 1 से लेके n तक की काउंटिंग है वो कॉमन है, मतलब n जो नंबर्स हैं वो कॉमन है, n नंबर्स हमारे कॉमन है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास इसने यहाँ तक समझा दी। ठीक है, अब ये कहते हैं कि अगर हम a क्रॉस b और b क्रॉस a निकालेंगे, मतलब अगर आप फिर उनकी मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो वो हमारे पास n स्क्वायर जो एलिमेंट्स है वो कॉमन आएंगे। कैसे? क्योंकि पहले वाले के अंदर n कॉमन n सेम थे दूसरे वाले के n से, तो हमारे पास n मल्टीप्लाई करेंगे तो n रेज टू पावर 2 ऐसे हो जाएंगे। आगे ये पेज ख़त्म हो गया है, अभी हम चलते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज आता है वो क्या है हमारे पास, अगला जो पेज आया है वो है हमारे पास a and b with the two sets such that a cross b consists 6 element if 3 elements of a cross b are this and this and this, then हमारे पास क्या बताना है, a cross b would be equal to b cross a cross b does not, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, a cross b does not equal to b cross a and a cross b is equal to 1 4 1 6 2 4 none of these, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो अगर मैं आप सिंपली इस क्वेश्चन से देख के बात करूँ तो हमारे पास x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या रहे हैं, 1 रहा है, 2 रहा है और हमारे पास 3 रहा है। ठीक है, और अगर मैं y के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो 4 और 6 है, तो मैं इसको पूरे को एक सेट मान देता हूँ a, और ये हमारे पास हो गया बी सेट। ठीक है, और अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 इंटू 2 मतलब 6, 3 इंटू 2 मतलब m इंटू n, मतलब कि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स इसके अंदर 2 एलिमेंट्स, तो m इंटू n मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल नंबर ऑफ 6 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये चीज़ हो गई। अब आगे पूछ रहा है कि a क्रॉस b इक्वल होगा b क्रॉस a के, तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो तो गलत होगी, ये तो हमारी गलत है, क्योंकि हमारे पास a क्रॉस b इक्वल होना चाहिए किसके, b क्रॉस a के, मतलब a क्रॉस b है वो इक्वल थोड़ी ना होगा b क्रॉस a के। तो हमारे पास जो b जो है वो मेरे को मतलब सही लग रहा है, क्योंकि ये हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है कि a क्रॉस b कब होता है इक्वल, जब हमारे पास a के जो एलिमेंट्स है वो सेम हो b के एलिमेंट्स के साथ, तब हम कह सकते हैं कि a क्रॉस b हमारे पास इक्वल होगा b क्रॉस a के। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास a नहीं है इक्वल किसके, b के। ठीक है, अब हमारे पास आता है रिलेशन, जो मेन हमारा जो टॉपिक है, आज हम रिलेशन कवर करेंगे, फंक्शन को हम बाद में देखेंगे। रिलेशन हमारे पास आता है क्या, रिलेशन हमारे पास बेसिकली एक तरीके से बोलूँ तो दो सेट को जोड़ने का एक संबंध है। जैसे हमारे पास a और b दो हमारे पास सेट्स हैं, तो अगर मैं रिलेशन r की बात करूँ, जैसे कि वो हमारे पास a प्लस b है या फिर a क्रॉस b है, मतलब कि हमारे पास रिलेशन है वो इन दोनों सेट्स को जोड़ने का संबंध है, वो इन दोनों सेट्स को कैसे जोड़ रहा है वो हमारे पास कहलाता है क्या, रिलेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारे पास आगे आता है वो आता है क्या, ए क्रॉस बी, बस इसने यही चीज़ बताई है कि मतलब इसने ए और बी एक सेट दो सेट माने हैं, और ये बता रहा है कि रिलेशन मतलब इसने एक आर रिलेशन मानी है, कि माना कि एक आर रिलेशन है जो किस प्रकार है, ए क्रॉस बी है। ठीक है, मतलब उनका संबंध दर्शाने की कोशिश की है, बस और कुछ नहीं। इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि जैसे कि एक ए सेट है एक बी सेट है, एक के अंदर m एलिमेंट है दूसरे के अंदर n एलिमेंट है, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होती हैं ए से बी वो कितनी होती हैं, 2 रेज टू पावर m क्रॉस n। बस ये चीज़ हमारे पास मेन होती है, बाकी इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, इसकी रिलेशन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर। आगे इसने बताया है डोमेन और रिलेशन, डोमेन ऑफ ए रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, और हमारे पास को डोमेन ऑफ ए रिलेशन। रिलेशन का आप समझते हो तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास एक एलिमेंट है, ये सेट ए है ये बी है, इसके अंदर 1 2 3 ये एलिमेंट्स, इसके अंदर 4 5 6 7 एलिमेंट्स है। ठीक है,
मैं मान के चलता हूँ कि हमने जो अपनी जो रिलेशन मानी है आर, वो किस प्रकार है n+1, और n की वैल्यू बिलोंग करती है अपने पास ए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखूँगा, सॉरी 1 मत करो आप, n की इसके अंदर ना 3 कर लो ऐड, n+3। ठीक है, तो अगर मैं 3 पहले वाले के अंदर ऐड करूँगा तो 4 हो गया, दूसरे के अंदर करूँगा तो 5 हो गया, तीसरे के अंदर 6। अब एक चीज़ देखी होगी आपने, तो यहाँ पर हमारे पास जब हमने 1 पुट किया तो 4 आ गया, 2 पुट किया तो 5 आ गया, 3 पुट किया तो 6 आ गया। तो जब हमने इनपुट ये जो चीज़ थी 1 2 3 जो हमारे पास थे, ये हमारे पास क्या थे, एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये इनपुट थी। जब हमने इनपुट दी, जब हमारे पास कुछ आउटपुट आई, तो जो इनपुट हम दे रहे हैं, मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं, वो हमारे पास कहलाती है क्या, डोमेन हमारे पास इनपुट कहलाती है एक रिलेशन की, और जो आउटपुट निकल के आती है, जो हमारे पास आउटपुट निकल के आई 4 5 6, ये हमारे पास क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। और अगर मैं पूरे इस एलिमेंट की बात करूँ, मतलब पूरे बी सेट की बात करूँ, तो ये हमारे पास कोडोमेन कहलाती है। मेरे को लग रहा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से वो डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे था 4 5 6 7, ठीक है, और जब हमने इनपुट 1 दी थी तो हमारे पास 4 आया था, 2 दी थी तो 5 आया था, 3 दी थी तो 6 आया था। ठीक है, ये 6 था, ये 7 था। तो अगर मैं 1 2 3 की बात करूँ तो ये हमारे पास आते हैं डोमेन के अंदर। 4 5 6 की बात करूँ तो ये हमारे पास आते हैं रेंज के अंदर। और अगर मैं बात करूँ 4 5 6 7 की, तो वो हमारे पास आते हैं किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। ठीक है जी। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है, इफ आर इज ए रिलेशन ऑफ सेट 2 4 5 इन सेट बी इन एक्स वाई रिलेशन, मतलब कि हमारे पास रिलेशन है वो क्या दे रखी है, एक्स आर वाई, मतलब कि ये जो रिलेशन है वो एक्स टू वाई है। मतलब कि इसका जो एक्स आर का मतलब ये है कि जो पहला जो एलिमेंट है वो एक्स का है, दूसरा वाई का है। ठीक है, वो हमारे पास किस तरीके से है, एक्स डिवाइडेड बाई वाई। ठीक है, और एक्स और वाई हमारे पास किससे बिलोंग करते हैं, ए और बी से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एक्स डिवाइड देन द डोमेन ऑफ द रिलेशन। ठीक है, एक्स, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। हम इसमें देखा कि सेट है, हमने दे रखा है 2 4 5, बी सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, तो हमारे पास अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात करूँ तो हम एक सेट बना लेते हैं। एक मिनट को मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये हमारे पास डायग्राम है, इधर है 2 4 5 2 4 5, ठीक है जी, और इधर है हमारे पास 1 2 3, उसके बाद 4 6 और 8, ऐसा कुछ डायग्राम है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ तो पहला जो अपने पास जो बना है, मतलब 2 की अगर मैं बात करूँ तो 2 किस से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, और अपने पास अब मैं चलता हूँ, और मैं किसी से डिवाइड, 1 का तो हम लिखते नहीं है। और अगर मैं बात करूँ 4 की, 4 अपने पास 2 से डिवाइड होता है, और अपने पास 4 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, और किसी से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है जी, और 2 अपने पास 4 को भी डिवाइड करता है ना, वो भी हो गया। ठीक है जी, और अपने पास ये देखो, इसमें यहाँ पर लिख भी रखा है कि देखो 2 है, 2 किस किस को डिवाइड करता है, एक्स डिवाइड बाई वाई, डिवाइड्स वाई। अरे यहीं तो हम गलती कर रहे थे, मैं सोच के चला था वाई एक्स अपॉन वाई, लेकिन हमारे पास जो आंसर है वो जो क्वेश्चन है वो है वाई अपॉन एक्स। सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गई, इसी वजह से गड़बड़ आ रही थी। मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो ये अपने पास एक वो था, ग्रुप था, इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट थे 2 4 5, और इसके अंदर एलिमेंट थे अपने पास 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और अब मैं रिलेशन की बात करूँ तो देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, हमें x का एलिमेंट तो वो लेना है जो y के एलिमेंट को डिवाइड करे। देखो x का एलिमेंट ये होगा और y का एलिमेंट ये होगा। अब ये देखो 2 किस किस को डिवाइड करता है, यहाँ पर 2 को डिवाइड करता है, 4 को डिवाइड करता है, 6 को डिवाइड करता है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 2, उसके बाद
2 4, उसके बाद 2 6, ठीक है। इसी तरीके से 4 की बात करूँ तो 4 किससे डिवाइड होता है, 4 होता है 4 से, बस 4 6 4 4 से, और अपने पास 5 की बात करूँ तो 5 5। तो अब अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हमारे पास दे रखा है यहाँ पर, अरे 5 तो था ही नहीं, 8 था ना, तो 4 4 4 8, और 5 का कोई भी नहीं आएगा, देखो ये एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे हमारे पास अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, डोमेन रेंज तो निकालनी थी ना। डोमेन हमारे पास क्या होती है, जो हमने इनपुट दी थी वो इनपुट हमने क्या क्या दी थी, 2 4 5, 2 4 5 की तो इनपुट दी थी हमने, तो वो हमारे पास किसके अंदर आ गई, इनपुट के अंदर आ गई। और अगर मैं बात करूँ किसकी, ये 2 4 5 हमारे पास डोमेन हो गया। और अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज हमारे पास क्या होती है, जो आउटपुट आई वो आउटपुट क्या क्या आई थी, 2 आई थी, 4 आई थी, 6 आया था, 8 आया था, ये 4 ही आई थी, तो हमारे पास 2 4 6 8 आ गया, ठीक है जी। आगे हमारे पास आता है इन्वर्स ऑफ रिलेशन। इन्वर्स ऑफ रिलेशन कुछ भी नहीं होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि एक रिलेशन है आर, वो किसके इक्वल है, ए और बी है, इस तरीके से है, तो इसका जो आर इन्वर्स मतलब कि जो इसका इन्वर्स होगा ना वो कैसे होगा, बी कोमा ए, और कुछ भी नहीं है। ये एक छोटा सा टॉपिक था, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि डोमेन रेंज बन जाती है और रेंज डोमेन बन जाती है, बस इतनी छोटी सी बात होती है इसके अंदर। आगे अगर मैं बात करूँ, देखो इसने यहाँ पर पूछा भी है, इसकी मतलब इन्वर्स निकलवा के पूछ रखा है, तो एक बार आप इसको ट्राई कर लेना। अब आती हैं इसकी कुछ रिलेशन की कुछ टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप होती है, वो होती है क्या, वर्ड रिलेशन। वर्ड रिलेशन देखो, वर्ड हमारे पास नाम से ही क्लियर हो रहा है कि होता क्या है। वर्ड का मतलब ये होता है कि हमारे पास खाली, वर्ड का मतलब खाली, खाली मतलब कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। मतलब हमने ए और बी कोई भी दो सेट माने और उनकी अगर हमने मल्टीप्लाई किया, उनके बीच की जो रिलेशन निकाली उसके अंदर कितने 5 एलिमेंट्स आ गए, तो हमारे पास वर्ड सेट कहलाती है। तो ये हमारे पास कब पॉसिबल है, जब ए के अंदर भी 0 एलिमेंट होंगे, बी के अंदर भी 0 एलिमेंट होंगे, तभी हमारे पास वर्ड सेट, वर्ड जो रिलेशन है वो पॉसिबल होती है, ठीक है जी। आगे अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सल रिलेशन की, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास ए सेट है 1 2 3, और 1 2 ही लिख लो, ठीक है, और बी सेट लिख लो 1 3 4, ठीक है, 3 और 4। तो अब अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ ए क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ए क्रॉस बी की वैल्यू आएगी 1,4, 1,4, और अपने पास 1,3 और 2,3 और 2,4, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर, सिर्फ 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो हमारे पास जो रिलेशन, जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो क्या कहती है, जितने भी अपने पास एलिमेंट्स आते हैं, हमें कोई मतलब स्पेसिफिकेशन नहीं लगानी है, जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उस रिलेशन को सोल्व करने के ऊपर। हमारे पास 4 है, हम 4 को लिखेंगे, ये हमारे पास पूरी की पूरी क्या है, ये एक तरीके से यूनिवर्सल रिलेशन है। मतलब जितनी भी रिलेशंस बनती हैं वो सारी हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर आती हैं। मतलब सारी रिलेशंस को बनाना वो हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन होती है, ठीक है। जितनी भी पॉसिबल जो रिलेशंस है वो हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन कहलाती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि एक हमारे पास देखो, इसमें एग्जांपल ही है, बहुत इजीली समझ में आएगा क्योंकि बहुत आसान आसान चीज़ें हैं। देखो, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सेम। आइडेंटिटी अपने पास होता है एक तरीके से सेम, ठीक है। सेम का मतलब कैसे है कि 1 है तो 1 के जो दूसरा पेयर होगा ना वो भी 1 ही आएगा। दूसरा अगर मैं बात करूँ 4 है तो 4 का 4 ही आना, मतलब सेम। मतलब अगर ए एक सेट है, ए एक एलिमेंट है जो ए सेट से बिलोंग करता है, तो जो रिलेशन होगी वो हमारे पास होगी ए कोमा ए। जबकि अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 है तो 2, यहाँ पर n है तो दूसरा भी n ही आएगा। ये होता है अपने पास आइडेंटिटी रिलेशन। अगर बात करूँ मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब हमारे पास सेम एज इट इज टू हमारे पास आइडेंटिटी होता है। मतलब कि 1 है तो यहाँ पर भी 1, 2 है तो 2। इस रिलेशन को इम्पोर्टेंट समझना क्योंकि हमारे पास काफ़ी बार क्वेश्चन के अंदर आती है और एक इक्विवेलेंस रिलेशन आएगी उसके अंदर भी पूछी जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है आगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है, सिमेट्रिक का मतलब होता क्या है कि अगर हमारे पास ए कॉमा बी बिलोंग करता है, अगर बिलोंग करता है किससे, रिलेशन से आर से, तो हमारे पास बी कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर। बस यही चीज़ आप याद रखो बस, ठीक है। और अगला होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन मेरे मतलब क्या होता है कि देखो,
हमारे पास दो हम सेट मानते हैं, जैसे कि ए कोमा बी है, एक बी कोमा सी है। मतलब कि ए और बी अगर बिलोंग करता है आर से और बी कोमा सी बिलोंग करता है आर से, तो हमें कंडीशन होती है कि ए कोमा सी को भी बिलोंग करना पड़ेगा आर से, तभी हमारे पास ये जो रिलेशन है ये अपने पास ट्रांजिटिव रिलेशन होगी, वरना ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो सकती। ठीक है, अगला हमारे पास आता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, अगर वो तीनों चीज़ों को फॉलो करता है तो वो हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर वो एक को भी फॉलो नहीं करता तो हमारे पास वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है, आगे इसने एक एग्जांपल देके पूछा है कि हम कैसे मतलब चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आप एक बार इसको ट्राई कर लेना, अगर नहीं आए तो बता देना। उसके बाद अपने पास है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। प्रॉपर्टीज रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। क्या कह रहा है, इफ एनी सेट हैज़ एन एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जब टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी होंगी, 2⁻n² -1। मतलब n एलिमेंट हैं तो 2⁻n² -n। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, इसका मेरे पास कोई आपको अल्टरनेट नहीं है समझाने का कि कैसे आई कैसे नहीं। फिर उसके बाद आता है यूनिवर्सल रिलेशन on a non-empty set is always reflexive, symmetric और transitive। यूनिवर्सल मतलब कि हम यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन एम्पटी सेट इज़ ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि एक यूनिवर्सल रिलेशन है, अगर वो दे रखी है, तो हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और जो ट्रांजिटिव है, वो सभी अपने पास यूनिवर्सल रिलेशन जो रिलेशन होती है उसी से बिलोंग करती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि यूनिवर्सल का मतलब यही होता है कि एक तरीके से जितनी भी रिलेशंस है उनका सम अपने पास यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ठीक है, अगला हमारे पास आता है आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्पटी सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। अपने पास अगला क्या कहता है कि आइडेंटिटी रिलेशन है वो हमेशा कैसी होगी, रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांजिटिव भी होगी। कैसे होगी, क्योंकि देखो अगर आप 1 को लेके चलोगे तो 1, ये अगर मैं सिमेट्रिक की बात, सबसे पहले आती है रिफ्लेक्सिव का केस क्या होता है कि ए बिलोंग्स टू ए, तो 1 है तो 1 का 1 मतलब पूरा पेयर तो मिलेगा ही मिलेगा, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक होगी। अगर मैं बात करूँ उसकी ये रिफ्लेक्सिव होगी। अगर मैं बात करूँ सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू कैसा होना चाहिए, आर होना चाहिए, बी ए आर के अंदर आना चाहिए। तो हमारे पास पहले से ही अगर ये आइडेंटिटी है तो मतलब या तो 1 1 मिलेगा, 1 2 मिलेगा, ऐसा मिलेगा, सॉरी 1 1 2 2 3 3 मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो अगर मैं इसका इन्वर्स करूँ, मतलब चाहे मैं 3 3 ऐसे लिखूँ, तो मैं इसको इधर लेके आओ तो इसको इधर लेके आओ, तो बात तो सेम ही रहेगी ना, तो हमारे पास सेम आएगा। ठीक है जी, उसके बाद अपने पास आता है क्या, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। फिर उसकी अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूँ, ट्रांजिटिव का केस अगर आप अप्लाई करोगे तो उसको भी फॉलो करेगा। वैसे तो वो केस इसके अंदर आता ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ए बी बी ए ऐसे बनते ही नहीं है। ठीक है, वो पेयर्स बन नहीं पाते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्पटी सेट इज ऑलवेज एंटी सिमेट्रिक। मतलब कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है ऑन ए नॉन एम्पटी सेट इज ऑलवेज एंटी सिमेट्रिक, मतलब एंटी सिमेट्रिक होगी। ठीक है, उसके बाद अगला आता है हमारे पास, वो क्या आता है, इफ आर एंड एस आर टू इक्विवेलेंट रिलेशंस ऑन सेट ए एंड आर इंटरसेक्शन एस इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस ऑन ए। ठीक है, मतलब कि आर एस दो हमारे पास, जो देखो एक आर है एक एस है, हमारे पास दो वो है रिलेशंस है, ये हमारे पास एक इक्विवेलेंस है, ये भी इक्विवेलेंस है, तो आर इंटरसेक्शन एस ये होगा ना, ये भी हमारे पास क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद अगला है द इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस। मतलब कि एक हमारे पास रिलेशन है आर, अगर मैं इसका आर इनवर्स निकालूंगा ना तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है,
यही होता है। अब लास्ट जो इसका टॉपिक बचा है वो बचा है कंपोजिशन। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जैसे कि कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का मतलब ये है कि आपको रिलेशन बनानी, हम रिलेशन बनाते कैसे हैं। रिलेशन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल दूँ कि एक रिलेशन है आर, वो हमारे पास कैसे है, ए प्लस बी है, इस तरीके से है। तो इसी तरीके से अगर मैं बोल दूँ ए क्रॉस बी है, इसके अंदर मैं बोल दूँ कि ए बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, रियल नंबर से, और बी बिलोंग करता है किससे, रेशनल नंबर से। मतलब मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, नेचुरल नंबर बोल देता हूँ, ये रियल नंबर बोल दिया, ये नेचुरल नंबर बोल दिया। ऐसे करके आप बना सकते हो, ठीक है। ये हमारा था रिलेशन, शायद पूरी हो गई है। तो आज का हमारा है वो टॉपिक कितना ही है, बाकी हम बाद में देखेंगे, ठीक है।